हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एयरफोर्स का एक दूसरा टेस्ट करने जाएंगे। ये जो टेस्ट है आपका मेमोरी बेस्ड टेस्ट है 2018 का। मीन मेमोरी बेस्ड मतलब आपको पता है आपका पेपर तो बाहर मिलता नहीं है एयरफोर्स का। तो कुछ बच्चे आकर बाहर बता देते हैं सर ये क्वेश्चंस थे, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर बना दिए जाते हैं। वही मेमोरी बेस्ड पेपर 2018 वाला आज हम एयरफोर्स का डिस्कस करेंगे। तो आपको फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, मेरे चैनल का नाम इंग्लिश ट्यूटोरियल विद दीक्षित सर है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में डायरेक्शन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो पैसेज के आंसर्स करने के लिए हमें पहले क्वेश्चंस पर जाना चाहिए, जो हमेशा मैं जाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है सर आपका, द रिसेंट रिसर्च शोज दैट। जो रिसेंट रिसर्च है वो दिखाती है, क्या बताती है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, when one is immersed in a language. Third one, the brain's white matter as used in the passage corresponds to. Fourth question, what do you mean by the word semantic as used in the passage. And the final question is the phrase these higher levels of structural integrity is related to. Okay, ये 5 क्वेश्चंस थे। हम वापस फिर से आते हैं अपने पैसेज पे और पैसेज को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं पैसेज। plenty of research has shown, बहुत सारी रिसर्च हमें दिखाती हैं या बताती हैं, that learning a second language can boost brain power. सेकेंड लैंग्वेज को सीखना आपकी जो ब्रेन पावर है उसको बूस्ट कर सकता है। बूस्ट का मतलब बढ़ा सकता है। बट अ न्यू स्टडी दैट वॉज रिलीज ऑन मंडे, लेकिन एक नई स्टडी जो मंडे को रिलीज हुई है, सजेस्ट दैट द इफेक्ट्स एक्सटेंड टू दोज हु बिगिन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज अराउंड द एज ऑफ 10। मतलब जो इफेक्ट्स आते हैं, प्रभाव ज़्यादा बढ़ते हैं, दिखते हैं, वो किस पर दिखते हैं ज़्यादा, जो सेकेंड लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देता है लगभग 10 साल की उम्र के आसपास। ओके, द स्टडी पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। जो स्टडी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, जो पब्लिश हुई नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। शोड दैट, ये जो स्टडी हुई वो दिखाती है दैट पीपल हु बिगेन लर्निंग इंग्लिश अराउंड द एज ऑफ 10 एंड वर इमर्स्ड इन द लैंग्वेज। इमर्स्ड का मतलब होता है, ये जो वर्ड दे रखा है आपको इमर्स्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मगन होना, डूब जाना, किसी में खो जाना। तो इंग्लिश अराउंड द एज ऑफ 10 एंड वर इमर्स्ड इन द लैंग्वेज विच मीन्स दैट दे हियर्ड एंड यूज्ड इन डेली लाइफ। मतलब वो इसको सुनते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से यूज करते हैं। शोड इम्प्रूवमेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन्स वाइट मैटर। ब्रेन्स वाइट मैटर मतलब आपकी ब्रेन की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाया। कंपेयर टू पीपल, किन लोगों के कंपेरिजन में, कंपेयर टू पीपल हु ग्रू अप स्पीकिंग, जो बड़े हैं, स्पीकिंग ओनली इंग्लिश, जो बड़े हुए हैं केवल इंग्लिश बोलते हुए, एंड डिडंट लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज, और जिन्होंने दूसरा लैंग्वेज नहीं सीखा है। दीज हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वर इन एरियाज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज लर्निंग एंड सेमेंटिक प्रोसेसिंग। सेमेंटिक होता है आपका अर्थ संबंधी, ये जो वर्ड दे रखा है सेमेंटिक, रिलेटेड टू वर्ड्स। सेमेंटिक का मतलब होता है अर्थ संबंधी। रिसर्चर्स स्टडीज ब्रेन स्कैन्स ऑफ 20 पीपल ऑल अराउंड द एज ऑफ 30। लगभग 30 साल की उम्र के लोगों का जो रिसर्च हुई, हु हैड लिव्ड इन ब्रिटेन फॉर एटलीस्ट 13 months, दे हैड ऑल स्टार्टेड और लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। उन्होंने अपने जो सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करना शुरू कर दिया था लगभग 10 साल की उम्र में, अराउंड द एज ऑफ 10। देयर इमेजिंग एनालिसिस वर कंपेयर टू 25 पीपल। जो उनकी इमेजिंग एनालिसिस थी कंपैरिजन में किसके, टू 25 पीपल, 25 लोगों के कंपैरिजन में, ऑफ सिमिलर एज, उसी सेम एज के, वो स्पोक ओनली इंग्लिश, जो केवल इंग्लिश बोलते थे। क्लियर, ये आपका पैसेज था और इस पैसेज के थ्रू आपको आंसर्स पता लगाने हैं। तो अभी हम पैसेज पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चंस पे आते हैं। द रिसेंट रिसर्च शोज दैट, जो
हाल ही में जो रिसर्च हुई है वो क्या दिखाती है आपको? ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं, लर्निंग अ लैंग्वेज बूस्ट ब्रेन पावर। हाँ, ऐसा कुछ हुआ तो था पैसेज में, ऐसा कुछ बात तो हुई है, लेकिन अभी और आगे जाएंगे। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, सर पहले वाले में दे रखा है केवल लर्निंग अ लैंग्वेज, लेकिन वहाँ साफ साफ लिखा था लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। ये वर्ड काफ़ी बार आया है, ये लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज बूस्ट ब्रेन पावर, ये ज़्यादा सही है सेकेंड वाला। लेकिन अभी हम रुकेंगे नहीं, हम थर्ड ऑप्शन पे भी जाएंगे। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज रिटार्ड्स मेंटल कैपेसिटी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। 4 पे आते हैं, लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज बूस्ट ब्रेन पावर when it is done at around 10 years, that is the exactly answer। सर जो सेकेंड लैंग्वेज को लर्निंग है वो आपका ब्रेन पावर को बूस्ट तो करती है, लेकिन वो होनी कब चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी लगभग 10 साल की उम्र पर। क्लियर है ये बात? देन तो आंसर आपको मिल गया होगा आपका। सर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हेन वन इज इमर्स्ड इन लैंग्वेज, जब कोई व्यक्ति इमर्स्ड हो जाता है किसी भी लैंग्वेज में तो क्या करता है? आप आपने देखा होगा, आप जब नई नई इंग्लिश सीखते हो तो क्या करते हो, चाहे वो टूटी हो या फूटी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो। जो भी बात होगी उसे इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करोगे, या कोई दूसरी लैंग्वेज जब सीखते हो आप तो उसे उसी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करते हो। तो ऑप्शंस पे आते हैं कि स्टार्ट रिसर्च इन दैट लैंग्वेज। अब ऐसा तो नहीं होगा सर, आपने एक दिन गए पहले जो इंग्लिश सीखें 30 दिन में, उसमें गए और आपने एक दिन इंग्लिश पढ़ के आए और इंग्लिश पर रिसर्च करने बैठ गए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा आपका आंसर। अगर आप रिसर्च कर रहे हो सर तो फिर तो बात ही अलग है। ही स्टार्ट यूजिंग इट इन डे टू डे लैंग्वेज। यस, आप क्या करने लगते हो, उसे डे टू डे में अपने उस लैंग्वेज को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करने लगते हो। सेकेंड वन विल बी योर आंसर। क्लियर है ये बात? तो थर्ड और फोर्थ आपके आंसर्स नहीं होंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा सेकंड क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द ब्रेन्स वाइट मैटर एज यूज्ड इन द पैसेज करस्पॉन्ड्स टू फॉरहेड ऑफ द हेड, नॉन बोन पार्ट ऑफ द ब्रेन, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। मैंने वहां भी समझाया था आपको, जो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है वही यूज हुआ यहाँ पर, द ब्रेन्स वाइट मैटर। 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। What do you mean by the word semantic as used in the passage? मैंने बताया था किससे रिलेटेड होता है ये, अर्थ संबंधी। तो पर्टेनिंग टू ब्रेन आंसर होगा क्या? नहीं सर। ब्रेन मैपिंग? नो। फिजिकल स्ट्रक्चर? ये भी आंसर नहीं है। कनेक्टेड विद मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, यही सर आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, क्लियर है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। The phrase these higher levels of structural integrity is related to language, the syllables used in the language, the structure of brain. Yes, that is the right answer, the structure of the brain. Okay, अभी आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। आपके 5 क्वेश्चंस बहुत आसान पैसेज था, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी किसी भी पैसेज को करने से पहले आप लोगों को उसके क्वेश्चंस पहले रीड करने चाहिए, उसके बाद आपको पैसेज पर जाना चाहिए। जब भी आपको लगे थोड़ा सा पैसेज डिफिकल्ट है तो पहले क्वेश्चंस रीड करने चाहिए आपको। क्लियर है ये बात? और क्वेश्चंस रीड करने में आपको पता है मैक्सिमम अगर आप चाहोगे तो 30 से 35 सेकंड्स लगेंगे। क्लियर? आगे आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको मिस स्पेल्ड देखना है, तो पहला जो वर्ड दे रखा है परपेचुएटिंग, उसे देख लेते हैं। परपैचुएटिंग की सर जो स्पेलिंग लिखी हुई है इसने वो बिल्कुल सही लिखी हुई है परपैचुएटिंग की। इसका मतलब होता है टू गिव एटर्नल। एटर्नल यू नो वेरी वेल, एवर लास्टिंग, जो कभी खत्म ना हो, बहुत लंबे समय तक चलता हो। ओके, तो ये आपका स्पेलिंग सही है। लेकिन सेकंड वाले पे आते हैं सर। सेकंड वाला जो लिखा है सैक्रिफाइसिंग, उसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग, सर ये आपकी स्पेलिंग होती है SACRIFICING, सैक्रिफाइसिंग। तो उसमें सैक्रिफाइसिंग की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तो यही गलत, सॉरी यही आपका आंसर हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है सर आपका त्याग। सैक्रिफाइस वर्ड सुना होगा ना आपने, त्याग। ओके, क्लियर है? एक वर्ड और दे रखा है यहाँ पे राइटियस, जो थर्ड वाला, इसे भी समझ लो इसका मतलब क्या होता है। मैं लिख देता हूँ इधर,
आप एटलीस्ट वोकैब को तो नोट डाउन करते रहा करो साथ में, जिससे आपको याद हो जाएगा। राइटियस होता है आपका नेक, ओके, लिख लो इसे। राइटियस होता है आपका नेक, ओके। इसे अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो मोरली राइट, मोरली राइट, ओके। एक वर्ड है फोर वाला, उसे भी लिख लो। रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, संयम। टू कीप समथिंग अंडर कंट्रोल, स्पेशली फीलिंग्स। क्लियर है? टू कीप समथिंग अंडर कंट्रोल, स्पेशली फीलिंग्स के बारे में बात होती है। तो आपको आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 6 का। आपको सेक्रीफाइसिंग विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलो मैं एक बार स्क्रीन को इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिनोनिम ऑफ द वर्ड जनरस। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं इसका मीन लिख देता हूँ फिर भी। जनरस, जनरस मीन्स होता है सर आपका उदार। हाँ, एक वर्ड यूज कर सकते हो चाहो तो इसके लिए, काइंड, काइंड, काइंड वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। जनरस, सो इसका मतलब क्या होता है? सोइंग काइंडनेस, सोइंग काइंडनेस। तो काइंड वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हो। अगर चाहो तो एक वर्ड और यूज कर सकते हो इसके लिए, दैट इज बेनवोलेंट। बेनवोलेंट आपने वर्ड सुना होगा, बेनवोलेंट। क्लियर है यार? बेनवोलेंट आसान वर्ड है। एल्ट्रिस्टिक एक वर्ड और यूज हो सकता है इसके लिए, होने को एक वर्ड और यूज कर सकते हैं आप, चैरिटेबल। चैरिटेबल, क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर है? तो जनरस वर्ड मीन्स होता है उदार, सोइंग काइंडनेस। इसके लिए अगर और वर्ड यूज करना चाहो तो काइंड, बेनवोलेंट, अल्ट्रिस्टिक, चैरिटेबल, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए। तो सर आपको ढूंढना क्या है? एक वर्ड, हाँ, लिबरल वर्ड जो दे रखा है इसका मतलब भी वही होता है जो जनरस का होता है, लिबरल। तो आंसर हो जाएगा सर आपका लिबरल, आंसर हो जाएगा लिबरल, ओके। तो इसमें एक वर्ड दे रखा है मैलवोलेंट, ऑप्शन नंबर 1 में। आंसर तो मिल गया आपको, 7 का आंसर होगा सर आपका 3 लिबरल। लेकिन एक ऑप्शन दे रखा है, उस ऑप्शन को देख लेते हैं, मैलवोलेंट। हाँ, मैं जब आपको रूट वर्ड कराऊंगा तब समझाऊंगा। जब भी आपको जो BENE वर्ड आता है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। जो MAL वर्ड होता है ये नेगेटिव वर्ड होता है सर आपका, क्लियर है? तो नेगेटिव वर्ड है तो इसका मतलब समझ गए होगे आप क्या होगा? दुष्ट, दुष्ट प्रकृति का, दुष्ट वर्ड यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। और इंग्लिश में एक दो वर्ड यूज करना चाहो तो इसके लिए लिख सकते हो मलाइन, मलाइन वर्ड यूज कर सकते हो, मलेशियस, मलेशियस वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए, स्पेचफुल, स्पेचफुल, ओके। तो ये क्लियर हुआ आपको मेलवोलेंट। एक वर्ड और दे रखा है इसमें सर, इसमें स्टेंजी, जो सेकंड ऑप्शन है उसे भी देख लो, ये क्या होता है? स्टेंजी मतलब होता है सर आपका अनजनरस, अनजनरस इसका अपोजिट हो जाएगा जनरस का, ठीक है। एक वर्ड और है सर इसमें, ऑप्शन नंबर 4 में, डाइवर्जेंट, उसे भी लिख लो। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब सर होता है आपका विभिन्न, डिफरेंट, डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए, डिफरेंट।
और एक वर्ड और यूज होता है, वेरी वर्ड सुना होगा आपने, एक VERY होता है, एक VARY होता है, तो वेरिंग लिख सकते हो इसके लिए, वेरिंग। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लेना वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, मिटिगेट। हाँ, लिख लेते हैं यहाँ पे मिटिगेट। सर मिटिगेट का पूछा क्या है इसने? मिटिगेट का भी सर आपको सिनोनिम ही पूछा है। मिटिगेट का मतलब होता है, लिख लो यहाँ पे, कम करना। कम करना, ठीक है। मेक लेस सीवियर, मतलब क्या कम करना, थोड़ा समझ लो उसका सेंस। मेक लेस सीवियर, ओके। मेक लेस सीवियर, वो क्या हो सकता है आपका? पेन हो सकता है, या सीरियसनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेक लेस सीवियर, सीरियस और पेन, पेनफुल। मेक लेस सीरियस या मेक लेस पेनफुल, ये होता है रियल मीनिंग इसका, मेक लेस सीवियर, सीरियस या पेनफुल। ओके, तो इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो आप, एलिविएट। इस मिटिगेट के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हो, जो इसका सिनोनिम होगा वो होगा एलिविएट। हम एलिविएट वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, क्लियर है। रिड्यूस तो कॉमन वर्ड है, बहुत आसान वर्ड है, रिड्यूस, रिड्यूस। डिमिनिश वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डिमिनिश, ओके। एक वर्ड और यूज कर सकते हैं इसके लिए, लेसन, ठीक है। तो आपको मिटिगेट वर्ड समझ आ गया होगा, किसी चीज़ की सीवियरनेस को या सीरियसनेस को या पेन को कम कर देना। मेक लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल, ओके। ये डबल एल हो गया है, पेनफुल, सही कर लेना उसे, ठीक है। डबल एल नहीं है, पेनफुल ही है केवल। हाँ, तो अब सर आपको इसका आंसर देखना है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिटिगेट। तो आंसर तो मिल गया होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है लेसन, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम देखना है। सिनोनिम यही होगा, किसी की भी किसी को कम कर देना। वो आपका सीवियरनेस भी हो सकती है, वो आपकी सीरियसनेस हो सकती है, या पेन हो सकता है किसी भी चीज़ को, ओके। तो सेकंड ऑप्शन में एक वर्ड दे रखा है ऑगमेंट, उसे भी देख लेते हैं आप। आंसर मिल गया आपका, लेसन होगा, लेकिन जो एक वर्ड दे रखा है ऑगमेंट, उसे देख लेते हैं। ऑगमेंट, ये होता है आपका मेक ग्रेटर। अगर बात अपोजिट की पूछी जाती तो आप इसे आंसर लगा सकते थे, मेक ग्रेटर बाय एडिंग टू, कुछ भी चीज़ ऐड करने के बाद उसे बड़ा कर देना, ये होता है इसका मतलब ऑगमेंट का, ठीक है। एक वर्ड और दे रखा है सर इसमें, इनहेंस, थर्ड वाले ऑप्शन में, वो भी देख लो। एनहेंस, एनहेंस का मतलब होता है मैग्नीफाई। ऑगमेंट और एनहेंस एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, या एस्केलेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे आते हैं। एक ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस पर जाएंगे अपना। एक वर्ड दे रखा है एग्रीवेट, AGGRAVAT। एग्रीवेट होता है किसी चीज को बदतर बना देना, मेक वर्स। क्लियर है? मैंने बताया था बैड का कंपैरेटिव फॉर्म होता है वर्स, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो मेक वर्स, क्लियर है यहाँ तक? आपको आंसर मिल गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सर आपका 1, लेसन। मिटिगेट मतलब कम कर देना, लेसन का मतलब भी कम कर देना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ड दे रखा है सर आपको, एंटोनिम ऑफ द वर्ड म्यूटेनियस। म्यूटेनियस क्या होता है वो देख लेते हैं। म्यूटेनियस होता है सर आपका बागी या विद्रोही। इसे बागी भी बोल सकते हो या विद्रोही बोल सकते हैं। रिफ्यूजिंग टू ऑबे,
refusing to obey the orders. ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 पे जाओगे, ऑप्शन नंबर 1 जो दे रखा है इंसर्जेंट, इसका सिनोनिम हो जाएगा सर, लेकिन हमें सिनोनिम नहीं सर, इसका पता क्या लगाना था, इसका एंटोनिम। इंसर्जेंट भी आपका विद्रोही ही होता है, हिंदी में से भी विद्रोही बोलोगे। ओके, हाँ, अ पर्सन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बॉडी के खिलाफ, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध करता है, ठीक है, लिख सकते हो अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट। ओके, अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो ये आपका आंसर नहीं होगा इंसर्जेंट। एक वर्ड और दे रखा है इसमें, अनरूली, इसका मतलब होता है सर अनियंत्रित। अनियंत्रित, ठीक है सर। थर्ड ऑप्शन दे रखा है सर फेथफुल। फेथफुल होता है सर आपका वफादार, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। तो म्यूटेनियस का जो एग्जैक्टली हम अपोजिट होगा सर आपका, वो फेथफुल हो जाएगा। फेथफुल विल बी द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। एक ऑप्शन और दे रखा है रेसिप्रोकल, ये भी आपने बहुत सुना ही होगा रेसिप्रोकल, इसे भी लिख लो अगर लिखना चाहो तो। पारस्परिक, हिंदी में बोलना चाहो पारस्परिक या आपसी, ठीक है, आप लिख सकते हो पारस्परिक या आपसी। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इसे। गिवन, फेल्ट और डन इन रिटर्न। ओके, तो आपको आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 9 का। एंटोनिम ऑफ द वर्ड म्यूटेनियस इज फेथफुल, इंसर्जेंट इसका सिनोनिम हो जाता है, रेसिप्रोकल आप जानते हो पारस्परिक, अनरूली भी आप जानते हो अनियंत्रित। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसका नरेशन चेंज करना है। नरेशन चेंज करना है। He said what are you doing। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। he told, सर नहीं होगा आंसर। he told me where I, सर यहाँ पे गोइंग नहीं है, ये दोनों जगह पे डूइंग है, ये मिसप्रिंट होगा, दोनों जगह डूइंग है सर ये। तो ही टोल्ड मी, अब आपको पता है आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटरोगेटिव है। अब रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है, तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो टोल्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकती सर, वो होगी आपकी आस्क्ड। ओके, तो अभी इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है नन ऑफ दीज, तो इसलिए हमें थर्ड वाला ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा क्या सही है या नहीं है। ही आस्क्ड, और आपको पता है जो क्वेश्चन वर्ड होता है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही कंजक्शन का काम करता है, तो वही कर रहा है, यहाँ पे दैट नहीं आएगा, व्हाट। अभी आपका जो यू है, यू सेकंड पर्सन है, और आपको पता है सर सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है, फिर यहाँ पे इसने यू को मी मान के यहाँ पे आई क्यों कर लिया। ये वाला जो आई है, ये आई कहाँ से आ गया सर, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो पहली बात तो ऐसा तो है नहीं उसने किसी से कहा ना हो, किसी से तो कहा होगा, बट यहाँ पे हम ऐसा मान के चलेंगे ही सेड टू हिम नहीं होगा, उसने उससे कहा। अगर यहाँ पे हिम थर्ड पर्सन लगाना होता तो कोई नाम लिखता फिर, और उसने खुद से भी नहीं कहा होगा, ये क्लियर है ना बात ये। ओके, हाँ, ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा तुम क्या कर रहे हो, ये भी नहीं आएगा आंसर। यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन ही हो सकता है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो आंसर हो जाएगा सर आपका थर्ड वन, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। क्लियर है ये बात, आसान क्वेश्चन था, हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट
in one part, spot the error which may be in one part of the sentence. एक सेकेंड, बैटरी डाउन, लैपटॉप की बैटरी डाउन है, मैं एक सेकेंड से सही कर रहा हूँ. Okay. Spot the error which may be in one part of the sentence. If there is no error, the answer is 4. Okay. क्वेश्चन देखते हैं अपना. Having been arrested the thief. अब आपको पता है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, और परफेक्ट पार्टिसिपल मैं ये लिख देता हूँ. पार्टिसिपल जितने भी होते हैं, जिन्होंने नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ी होगी, वो जानते होंगे पार्टिसिपल क्या होता है. पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल दे रखा है. इसका परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस V3. आप कहोगे सर बट यहाँ पे हैविंग प्लस V3 तो नहीं है, यहाँ पे तो हैविंग बीन लगा हुआ है. सर आपको बता दूँ, आप लोगों को पता होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. जो B प्लस V3 होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है सर, ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है. अब बी, यहाँ बी का मतलब कोई सी भी फॉर्म हो सकती है. बी की इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सारी फॉर्म होती हैं वो बी की होती हैं. तो बी प्लस V3 जो स्ट्रक्चर होता है सर, वो पैसिव का होता है. अभी यहाँ पे हैविंग प्लस V3 जो परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर जो दे रखा है, ये एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है. इसका पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा हैविंग प्लस बीन प्लस V3. अब आप कहोगे सर यहाँ पे पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी, एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सर केवल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना ही एक्टिव पैसिव नहीं होता. आपको उसका मतलब भी पता होना चाहिए. जब कभी भी कोई भी काम सब्जेक्ट करता है, व्हेन सब्जेक्ट इज अ डूअर, जब सब्जेक्ट डूअर होगा तो वो आपका एक्टिव फॉर्म होगा. जब सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं होगा, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, तो सर वो आपका पैसिव फॉर्म होगा. अभी यहाँ पे देखो, हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ, आपका लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना. हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ. अब ये बताओ, चोर अरेस्ट करेगा या चोर को अरेस्ट किया गया होगा? चोर का काम अरेस्ट करना थोड़ी होता है भाई. अरेस्ट करना तो कोई काम तो किसी और का होता है, पुलिस का होता है. चोर तो अरेस्ट नहीं करेगा. तो चोर तो यहाँ पे अरेस्ट हुआ है ना, चोर ने अरेस्ट नहीं किया ना. तो हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ सही लिखा हुआ है. ओके, आगे देखते हैं. द थीफ टुक टू प्रिजन. अरे भाई यहाँ फिर से गलती हो गई. मैंने अभी बताया एक्टिव वॉइस, मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, जो वॉइस का जो आपको क्लियर होना चाहिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. व्हेन द सब्जेक्ट इज डूअर, एक्टिव वॉइस. व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट डूअर, सब्जेक्ट पे काम किया जाता है, तो क्या कहलाता है? वो पैसिव वॉइस कहलाता है. अब एक बात बताओ सर, द थीफ टुक टू द प्रिजन, मतलब थीफ थोड़ी करेगा इस काम को प्रिजन ले जाने का. यही सेम क्वेश्चन एक बार एसएससी CHSL ने भी पूछा था. सेम कॉन्सेप्ट था, थीफ की जगह क्रिमिनल था. अब क्रिमिनल का काम जेल में ले जाना नहीं, क्रिमिनल को जेल ले जाया जाता है. क्रिमिनल पे काम किया जाएगा या थीफ पे काम किया जाएगा. थीफ काम नहीं कर रहा है इस काम को, तो द थीफ टुक टू प्रिजन नहीं सर, यहाँ पे लिखा जाएगा आपका पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस मैंने आपको बताया बी प्लस V3. अब पास्ट है तो लगा दोगे आप, द थीफ वॉज टेकन टू द प्रिजन. तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका? थर्ड वन विल बी द राइट आंसर. थर्ड वन विल बी द राइट आंसर. अभी ये क्वेश्चन आई होप अच्छा क्वेश्चन था. थोड़ा सा मैं समझता हूँ आप लोगों को सबको समझ आया होगा. हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, क्योंकि चोर अरेस्ट नहीं, चोर अरेस्ट करेगा नहीं, चोर को अरेस्ट किया जाएगा. और थीफ यहाँ पे किसी को ले जाएगा नहीं प्रिजन में, थीफ को खुद ले जाया गया होगा. ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग. व्हाट आर यू राइटिंग? व्हाट आर यू राइटिंग? ओके, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग. आपको इस सेंटेंस दे रखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको इसका वॉइस चेंज करना है.
वॉट आर यू राइटिंग, आंसर होगा क्या सर? बिल्कुल नहीं। वॉट यू आर बींग रिटन, ये भी आंसर नहीं होगा। आपका देखो यू जो है वो सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, और यू को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, और आपकी जो वर्ब आएगी वो इज एम आर के साथ बीइंग आएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो पाएगा कभी आपका? नहीं सर। क्या ऑप्शन नंबर 1? नहीं सर, दोनों ही आंसर नहीं होंगे। तो अब देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट बनना है यहाँ पे, तो यहाँ सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होगा, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके? या मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करके। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर क्या होता है? ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है टू गिव अ पुअर सो। थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर होगा, टू गिव अ पुअर सो। क्लियर है ये बात? ठीक है, आप लिख सकते हो उसे। आगे चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्रीज, क्रीज का मतलब होता है अलाइन, आपने सुना होगा। क्रीज में जो बैट्समैन खड़ा होता है वो क्रीज में पहुंच गया, क्रीज में नहीं पहुंचा, तो बट सर आपको यहाँ पे इसका क्या निकालना है? आपको इसका देखना है एडजेक्टिव, तो इसका एडजेक्टिव होगा सर आपका क्रीज्ड, सेकंड वन क्रीज्ड आंसर हो जाएगा सर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 to 20 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द हिमालयाज आर टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब आपको नॉर्थ दिख गया होगा वर्ड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आंसर लगा लो सर द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 वाले पे। रेखा इज नोन फॉर हर डैश टैलेंट्स, आंसर लगाना है सर आपको। फर्स्ट वन है हिस्टोरिक, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सर आपका हिस्टोरिक। हिस्टोरिक क्या होता है समझ लेते हैं। फेमस इन हिस्ट्री, फेमस इन हिस्ट्री, फेमस इन हिस्ट्री। ओके, एक सेकेंड वर्ड दे रखा है हिस्टोनिक, ये भी देख लेते हैं। सर इसका मतलब होता है नाटकीय, ठीक है सर, नाटकीय इसका मतलब होता है सर आपका नाटकीय। ओके, लिख लेना एक्सेसिव ड्रामेटिक, मैं ऐसे लिख देता हूँ इंग्लिश में भी। एक्सेसिव ड्रामेटिक। ओके, तो सर आंसर तो यही होगा, रेखा इज नोन फॉर हर ड्रामेटिक टैलेंट्स, बहुत नाटकीय। आंसर लगा लो 16 का सेकंड। ओके, एक ऑप्शन और दे रखा है हिस्टोरिकल, उसे भी समझ ही लो, मैं लिख देता हूं उसे, थर्ड वन को। एन इवेंट दैट इज रिलेटेड टू पास्ट, कोई भी इवेंट जो पास्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है। वैसे इस दोनों का मतलब हिस्टोरिक जो ऑप्शन नंबर ए है 1 है और ऑप्शन नंबर 3 है, इन दोनों का हिंदी में मतलब ऐतिहासिक होता है, कोई ऐसी इवेंट जो रिलेटेड होती है पास्ट से, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक, फेमस इन हिस्ट्री। ओके, एक फोर्थ वन और आंसर दे रखा है ऑप्शन आपका, दैट इज ह्यूमिलिटी, इसे भी समझ लो। ह्यूमिलिटी क्या होता है? ह्यूमिलिटी जो दयावान होता है बहुत ज़्यादा, जिसमें विनम्रता होती है, विनम्रता लिख सकते हो हिंदी में लिखना चाहो तो। क्लियर यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर्स आर सपोज्ड टू बी कंसिडरेट एंड, कंसिडरेट का मतलब होता है समझदार, ठीक है, लिख सकते हो अपने आप, मैं लिख नहीं रहा। कंसिडरेट का मतलब होता है समझदार, एंड तो डॉक्टर्स आर सपोज्ड टू बी कंसिडरेट एंड, क्या ह्यूमन आंसर होगा? ह्यूमन, ह्यूमन वर्ड तो बहुत कॉमन वर्ड है, ह्यूमन बॉडी आप जानते हो, मानव शरीर, तो आपका एक आंसर हो जाएगा 17 का ह्यूमेन। मतलब ऐसा लोग मान के चलते हैं कि जो डॉक्टर्स
हाँ वो समझदार भी हो, साथ साथ कैसे भी हो, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब समझ लो यहाँ पे क्या होता है, मैं लिख देता हूँ HUMANE। ह्यूमन होता है दयाशील। सर ह्यूमन होता है आपका दयाशील, शोइंग बेनवोलेंस, शोइंग बेनवोलेंस। ठीक है। होवर्ड होता है, होवर्ड समझ लो, ग्रुप ऑफ पीपल। जो सेकंड वाला ऑप्शन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, अ ग्रुप ऑफ पीपल। सर केवल आंसर लगाकर मैं आगे निकल जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये सारे वर्ड्स आने चाहिए जिससे कि कभी अगर ये वर्ड फिर से रिपीट होते हैं तो हमें दिक्कत ना हो। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 18 पे, रमन वॉज डैश विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। रमन वॉज विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। अब गिवन, फाउंड, इंटरेस्टेड या इंडोर्ड। इंडोर्ड लिख लो, इंडोर्ड आंसर हो जाएगा, इंडोर्ड विथ। मैं लिख देता हूं आपके लिए, इंडोर्ड विद मतलब संपन्न होना, संपन्न होना। ठीक है, इंडोर्ड विद नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। आसान क्वेश्चन था। 18 वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू डैश द वर्ड्स गिवन इन द 2 कॉलम्स। अब बताओ आंसर क्या होना चाहिए? फिल, करस्पॉन्ड, मैच, इक्वल। जनरली स्टूडेंट्स का आंसर होगा फिल, लेकिन आप देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू द वर्ड्स गिवन, जो वर्ड्स दे रखे हैं, इन द 2 कॉलम्स। अब आपने देखा होगा एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। अब फिल नहीं करने सर, ये क्या करने हैं? मैच करने हैं, मैचिंग मैचिंग। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा सर आपका 3। 2 कॉलम्स के जो वर्ड्स हैं उनको आपस में मैच करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका 1 वर्ड से रिलेटेड है। मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूँ एंड आई थिंक ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 20, गवर्नमेंट बाय द रिच। मतलब जो धनी व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं सर आप प्लूटोक्रेसी। आंसर लगा लो, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी विल बी द राइट आंसर। एक ऑप्शन और दे रखा है सर यहाँ पे, थियोक्रेसी, वो भी लिख ही लो, सेकंड वाला थियोक्रेसी। थियोक्रेसी गवर्नमेंट क्या होता है? इन विच रिलीजियस बॉडी, रिलीजियस बॉडी होल्ड्स अनलिमिटेड पावर। क्लियर है बात? हाँ, एक वर्ड और दे रखा है, थर्ड वन, ओलिगार्की, ग्रेसी, वो भी देख लेते हैं। थर्ड वन, ये क्या होता है सर? ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय फ्यू, गवर्नमेंट बाय मतलब कुछ लोगों के द्वारा शासन। क्लियर है बात? ओके। फोर्थ तो बहुत आसान है, आप लोगों को क्लियर भी होगा, फोर्थ वाला, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है? बहुत आसान वर्ड है, आप लिख सकते हो गवर्न। मैं एक बार इसे रेज कर देता हूँ। ऑटोक्रेसी यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पे पूरी की पूरी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, जैसे तानाशाह भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट इन विच, मैं केवल इतना ही लिखूंगा शॉर्ट में, गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन possesses अनलिमिटेड पावर।
अनलिमिटेड पावर। इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है डिक्टेटर, उसे भी लिख लो। तानाशाह बोलते हैं। क्लियर है बात? आसान होगा, आप लिख लेना इसे या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ पे बात आई है तो एक वर्ड और लिख ही लो, डेमोक्रेसी। डेमो मतलब जानते हो, लोग, पर्सन, गवर्नमेंट बाय पीपल। इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है। एक वर्ड है नियोक्रेसी, वो भी लिख लो। नियोक्रेसी भी एक वर्ड होता है, नियोक्रेसी। नियोक्रेसी क्या होता है? न्यू वर्ड मतलब आपको पता है, न्यू, न्यू का मतलब होता है न्यू। गवर्नमेंट ऐसी, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे इनएक्सपीरियंस्ड लोग हों, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस्ड पीपल। ओके। मोनार्की आप जानते हो, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो किसके द्वारा गवर्न, कोई भी देश किसी के द्वारा गवर्न, किसके द्वारा गवर्न किया जाए? बाय किंग और क्वीन। मैं इतना लिख देता हूँ यहाँ पे, जगह कम है। बाय किंग और क्वीन। क्लियर है? एक वर्ड और लिख लो उसमें, एक वर्ड और लिख लो, अनार्की। अनार्की वो भी लिख लो, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां कोई भी गवर्नमेंट ना हो, एकदम एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट ही ना हो, कुछ नहीं, मतलब चोर डाकू डकैती जो सब कुछ चल रहा है, एकदम अफरा तफरी का जो माहौल होता है, उसे बोल देते हैं एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है आपका। हम लोगों ने 20 के 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आगे हम और भी सेट्स करेंगे इसके एयरफोर्स के। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी ने बोला भी था मुझसे मैसेज करके पर्सनली कि एयरफोर्स के सेट्स में कम इंटरेस्टेड हैं, एसएससी का ज़्यादा लोग चाहते हैं कि एसएससी के सेट्स लगाए जाएं। तो आप लोग एक बार मुझे बता देना, जैसे भी हो, चाहे वो कमेंट करके या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करके, कि अभी हम इस एयरफोर्स वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करें या फिर हम एसएससी वाली को ले आएँ फिर वापस से। ओके, थैंक यू।